Okay जी, welcome back in our second Zoom meeting. अब हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है, that is performance appraisal methods. इन मेथड्स के ऊपर हमने अपने लास्ट सेशन में भी वो बात की थी. कुछ फर्दर मेथड्स मैं यहाँ पर आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ. जब हम ट्रेड बेस्ड अप्रोच की बात करते हैं, तो ट्रेड बेस्ड अप्रोच में जो ट्रेड मेथड्स हमारे पास आ रहे हैं, दे आर 4, including graphic rating scale, mixed standard scale, force choice and essay type. इसमें हमने ग्राफिक रेटिंग स्केल पर लास्ट टाइम बात की थी. अब आप एग्जांपल देख लीजिए फोर्स चॉइस मेथड की. फोर्स चॉइस मेथड में it says that it requires the rater to choose from statements designed to distinguish between successful and unsuccessful performance. For example, इसमें हम works hard और works quickly इन दो में कंपैरिजन बना सकते हैं. shows initiative या is responsive to customers, इसमें कंपैरिजन बन सकता है. produces poor quality या lacks good work habits, इन दो चीजों को हम कंपेयर कर सकते हैं. लेकिन हमारे पास इन दोनों में से एक ही ऑप्शन वो होगी पिक करने के लिए कि आया द पर्सन इज डूइंग गुड और द पर्सन इज नॉट डूइंग गुड. जब हम नैरेटिव एसे टाइप की बात करते हैं, नैरेटिव फॉर्म्स और एसे मेथड की बात करते हैं, तो उसके बारे में आपका ऑथर कहता है कि फाइनल अप्रेजल्स आर फ्रीक्वेंटली इन ए रिटन नैरेटिव फॉर्म. सुपरवाइजर्स रेटर्स रेट्स एम्प्लॉइज, इसमें हम एक तफसीली जायजा वो लिखते हैं और सुपरवाइजर एम्प्लॉय को रेट करता है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस फैक्टर और स्किल. गिव एग्जांपल्स ऑफ एन इंप्रूवमेंट प्लान एंड एक्सप्लेन्स गुड एंड बैड परफॉर्मेंस एरियाज. ठीक है, इन चीजों के ऊपर एम्फेसिस किया जाता है और आप एक डिस्क्रिप्टिव स्टाइल में अपनी सारी नरेशन जो है वो वहां पर लिखते हो. अगर हम बिहेवियरल मेथड्स की बात करें, तो बिहेवियरल मेथड में हमारे पास जो टाइप्स अवेलेबल हैं, दे आर क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड, बिहेवियरल चेकलिस्ट, बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल एंड बिहेवियर ऑब्जर्वेशन स्केल. इसमें बार्स, बॉस, इन सब के बारे में हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. आज के सेशन में आप बिहेवियरल डेटा अप्रोच की डिस्कशन बता रहा हूं कि बिहेवियरल स्टैंडर्ड्स आर कंक्रीट. They provide employees with specific examples on the types of behaviors to engage in and to avoid if they want to do well in the organization. The development of standards is time consuming. इसमें काफी वक्त लग जाता है. जैसे बार्स अगर आपने डेवलप करने हैं, बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल, तो उसको डेवलप करने में काफी अरसा लग जाता है, बिकॉज आपको हर एक एवेल्युएटिंग पॉइंट के अगेंस्ट बिहेवियर्स वो आइडेंटिफाई करने हैं, which is very tough job to do. The specificity of the anchors is clear and concrete, but it offers only examples. अब हम critical incident method देख लेते हैं behavioral concerns में. Critical incident method में हम different critical incidents जो साल के दौरान रूनुमा हुए होंगे उनको नोट करते हैं. An unusual event that denotes superior or inferior employee performance in some part of the job. The manager keeps a log or diary for each employee throughout the appraisal period and notes specific critical incidents related to how well they perform. ठीक है, हम उसका एक पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, गुड इंसिडेंट्स का भी, बैड इंसिडेंट्स का भी, और फिर हम उसको एट द एंड ऑफ द पीरियड इवैल्यूएट करते हैं. इसके अलावा अगर हम बात करें बिहेवियरल चेकलिस्ट मेथड की, तो द रेटर चेक स्टेटमेंट्स ऑन ए लिस्ट दैट द रेटर बिलीव्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस और बिहेवियर. इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स आपको इंटरनेट से भी मिल सकती हैं, बुक में भी दर्ज हैं, कि आप एक पूरी चेकलिस्ट डेवलप कर लेते हो और उसके मुताबिक आप अपने एम्प्लॉइज को इवैल्यूएट वो करते हो. सो बिहेवियरल मेथड और ट्रेट मेथड के बाद हमारे पास जो थर्ड मेथड आ रहा है, दैट इज रिजल्ट्स मेथड, जिसमें कि हम प्योरली जो परफॉर्मेंस मेजर है उसको काउंट करते हैं.
इसमें प्रोडक्टिविटी मेजर्स के हवाले से वो कहता है कि अप्रेजल्स बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव मेजर्स, फॉर एग्जांपल सेल्स वॉल्यूम, दैट डायरेक्टली लिंक विद एम्प्लॉय accomplishments to results beneficial to the organization. ठीक है, उससे जो accomplish किया उसको हम ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में देख लेते हैं कि उस कितना हमारे जो टारगेट्स हैं वो अचीव हो रहे हैं. इसमें जो प्रॉब्लम आ सकते हैं वो क्राइटेरियन कंटामिनेशन के आ सकते हैं एंड फोकस ऑन शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स. ये दो आपके इश्यूज हैं जो कि प्रोडक्टिविटी मेजर्स के साथ एसोसिएटेड हैं. जब हम मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो वो कहते हैं कि a philosophy of management that rates performance on the basis of employee achievement of goals set by mutual agreement of employee and the manager. So management by objective आप सबको पता है जैसे कि इसमें हम एक पार्टिसिपेटिव स्टाइल ऑफ डिसीजन मेकिंग वो लेकर चलते हैं. आप अपने सबऑर्डिनेट से डिस्कस कर लेते हो कि क्या ऑब्जेक्टिव उसको अगले माली साल के लिए अचीव करने हैं. आप उससे फीडबैक भी लेते रहते हो. आप उसको उसके परफॉर्मेंस के हवाले से जो अपडेट्स हैं वो भी बताते रहते हो. जहां पर कोई कमी आ रही है उसको एलिमिनेट करने के लिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं. सो एक पार्टिसिपेटिव स्टाइल के तहत आप ऑब्जेक्टिव्स को सेटिंग में लेकर आते हो और फिर उसको अचीव करवाते हो. जब हम रिजल्ट्स अप्रोच को यूज करते हैं तो उसके कुछ एस्पेक्ट्स हैं हमारे पास. फॉर एग्जांपल पोजीशन के हवाले से वो बात कर रहा है कि इज एन एग्रीगेट फंक्शन, क्रिटिकल फंक्शन एंड अकाउंटेबिलिटीज इसमें क्रिएट हो सकती है कि हर पोजीशन के मुताबिक आपने क्या रिजल्ट्स अचीव किए. इसमें जो मेन फंक्शन परफॉर्म हो रहा होगा इज एन एग्रीगेट ऑफ टास्क्स. इसमें जो टास्क्स हैं दे आर क्लियरली डिफाइंड. इसमें एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड्स शुड बी क्लियरली डिफाइंड एज वेल, आर बिल्ड एंड एग्रीड अपॉन फॉर फंक्शंस एंड अकाउंटेबिलिटीज. और रिलेटिव वेट और इंपॉर्टेंस देनी जरूरी होगी ताकि उनको पता हो कि हाई प्रायोरिटी टास्क कौन सा है और लो प्रायोरिटी टास्क वो कौन सा है. अब परफॉर्मेंस अप्रेजल में जब हम एमबीओ अप्रोच को लेकर चल रहे हैं तो उसके कुछ स्टेप्स देख लीजिए. सबसे पहला स्टेप उसमें है ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड मैट्रिसेस. वो हमें पता होनी चाहिए क्वांटिटेटिवली. आपके स्कोर कार्ड्स एंड डैशबोर्ड्स भी बन सकते हैं इस हवाले में. KRA, KPA, KPIs अगेन हमारी डिस्कशन वही वाली होगी. सो जब ऑर्गेनाइजेशन को अपने गोल्स एंड मैट्रिसेस का पता हो, फाइनेंशियल मैट्रिसेस का भी, ऑपरेशनल मैट्रिसेस का भी, तो फिर अगला स्टेप होगा कि डिपार्टमेंट उन मैट्रिसेस को देखकर अपने मैट्रिसेस डेवलप करेंगे, अपने गोल्स एस्टैब्लिश करेंगे और वहां से मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का प्रोसेस वो शुरू हो जाएगा. इसमें स्टेप 3A हमारे पास है कि सुपरवाइजर लिस्ट गोल्स एंड मैट्रिसेस फॉर सबऑर्डिनेट एंड स्टेप 3B सुपरवाइजर प्रपोजेस गोल्स एंड मैट्रिसेस. ठीक है, सुपरवाइजर लिस्ट बनाता है और सबऑर्डिनेट उसमें अपने आइडियाज प्लेस करता है. एंड नंबर 4 स्टेप के ऊपर म्यूचुअल एग्रीमेंट हो जाता है कि किन गोल्स को हमें अचीव करना चाहिए. वहां से आपका फिर एक इंटरम रिव्यू वो शुरू होता है और उसमें अगर आपके इनअप्रोप्रिएट गोल्स एंड मैट्रिसेस डेवलप हुए तो वो डिलीट हो जाते हैं और न्यू इनपुट्स जो है वक्त के साथ साथ आते रहते हैं. उसके बाद स्टेप 6 में फाइनल रिव्यू होगा और स्टेप 7 में रिव्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस किया जाएगा, जिस परफॉर्मेंस के मद्देनजर जेरे नजर आप ऑर्गेनाइजेशन के अगले साल के जो ऑब्जेक्टिव्स एंड मैट्रिसेस हैं उनको सेट करोगे. सो अब हमारे पास जो 3 मेथड्स आए, ट्रेट मेथड है, बिहेवियरल मेथड है और रिजल्ट्स मेथड है, इसके हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं. अगर हम इन तीनों मेथड्स के एडवांटेजेस की बात करें तो ट्रेट मेथड का एडवांटेज है कि आर इनएक्सपेंसिव टू डेवलप, यूज मीनिंगफुल डायमेंशंस, आर इजी टू यूज. बिहेवियरल मेथड में वो कहता है कि यूज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डायमेंशंस, आर एक्सेप्टेबल टू एम्प्लॉइज एंड सुपीरियर्स, are useful for providing feedback and are fair for reward and promotion decisions. और results method में उसका जो main advantage वो बता रहा है, that is number 1 have less subjectivity bias, number 2 are acceptable to employees and superiors, number 3 link individual performance to organizational performance, number 4 encourage mutual goal setting, and number 5 are good for reward and promotion decision. तो ये तमाम पॉइंट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं
और ये सब एडवांटेजेस हैं कि आप ट्रेड मेथड भी यूज कर सकते हो, बिहेवियरल मेथड्स को भी यूज कर सकते हो और रिजल्ट्स मेथड को भी। लेकिन इनके साथ साथ अगर हम इनके डिसएडवांटेजेस देखें तो डिसएडवांटेजेस में सबसे पहले ट्रेड का डिसएडवांटेज क्या होगा कि हैव अ हाई पोटेंशियल फॉर रेटिंग एरर्स, आर नॉट यूजफुल फॉर एम्प्लॉय काउंसलिंग, are not useful for allocating rewards, are not useful for promotion decisions. अगर हम बिहेवियरल मेथड के डिसएडवांटेजेस की बात करें तो उसमें हमारे पास बिहेवियरल मेथड में डिसएडवांटेजेस जो हैं that can be time consuming, number 2 can be costly to develop, and number 3 have some potential for rating error. और result method में are time consuming to develop, may encourage short term perspective, may use contaminated criteria and may use डेफिशिएंट क्राइटेरिया। सो ये सब हमारे पास डिसएडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से आपका जो रिजल्ट्स मेथड है उसमें सर्टेन कॉम्प्लिकेशंस वो क्रिएट हो सकती हैं। अब हमारे पास इस सारे मामले को आसान बनाने के लिए कुछ कंप्यूटराइज्ड अप्रेजल सिस्टम्स भी अवेलेबल हैं। आप इन वेबसाइट्स को भी विजिट कर सकते हो जिसमें कि performancereview.com, improvenow.com, सक्सेस फैक्टर्स, बहुत सारे हमारे पास फोरम्स प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर हम कंप्यूटराइज्ड सपोर्ट से अपनी परफॉर्मेंस को वैल्यूएट वो करवा सकते हैं। अगर हम इन तमाम मेथड्स का जायजा लें तो इनमें 32% ऑफ द टाइम एमबीओ प्रोसेस यूज किया जा रहा है, 34% ऑफ द टाइम एसएस स्टाइल को यूज किया जाता है, 24% ऑफ द टाइम ग्राफिक रेटिंग स्केल यूज किया जा रहा है, 10% अदर मेथड को यूज किया जाएगा और ना होने के बराबर बिहेवियरल कंसर्न्स जो हैं उनको यूज किया जाता है बिकॉज ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि दे आर वेरी डिफिकल्ट टू डेवलप। The Society for Human Resource Management reports about 89% of surveyed managers use performance appraisal for all their employees. अब हमने methods of performance appraisal देख लिए, उनके strategic concerns को evaluate कर लिया। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि आपने इस सारे सिस्टम को इंप्लीमेंट कैसे करना है। उस इंप्लीमेंटेशन के दौरान जो प्रेपरेशन के हमारे स्टेप्स होंगे, दोज वुड बी कम्युनिकेशन, अपील प्रोसेस, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड पायलट टेस्टिंग। ये अब हम स्टेप्स वो देखते हैं। जब हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो अ गुड कम्युनिकेशन प्लान आंसर्स द फॉलोइंग: that what is performance management, how does performance management fits into our strategy, what's in it for me, what are my responsibilities, and how is performance management related to other initiatives. ये सारी चीजें आपकी एम्प्लॉइज के साथ कम्युनिकेट होनी चाहिए, शेयर्ड होनी चाहिए। आप considerations to minimize the effects of communication barriers वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले वो डिस्कस कर रहा है कि सिलेक्टिव एक्सपोजर, सिलेक्टिव परसेप्शन एंड सिलेक्टिव रिटेंशन bias are pervasive and could easily render the communication plan ineffective. So इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। Considerations to minimize the effects of communication barriers, इसमें एम्प्लॉइज को इन्वॉल्व करना चाहिए, एम्प्लॉय की नीड्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए। स्ट्राइक फर्स्ट, जिसके बारे में वो कहते हैं क्रिएट अ पॉजिटिव एटीट्यूड फॉर द न्यू परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम बिफोर एनी नेगेटिव एटीट्यूड एंड रूमर्स आर क्रिएटेड। Provide facts and consequences, put it in writing, use multiple channels of communication, use credible communication, say it and say it again. तो ये तमाम वो फैक्टर्स हैं बार बार एम्फसाइज करने से, लोगों से कम्युनिकेट करने से, शेयर करने से, जिससे कि हम कम्युनिकेशन बैरियर्स को ओवरकम वो कर सकते हैं।
सेकंड एस्पेक्ट देखिएगा, अपील प्रोसीजर की हम बात कर रहे हैं. दिस inclusion of an appeal process is important in gaining employee acceptance for the performance management system. It allows employees to understand that if there is a disagreement regarding rating or any resulting decisions, then such disagreement can be resolved in an amicable and non-retaliatory way. कि अगर एम्प्लॉई जो है वो कुछ एक्सपेक्टेशन अपनी डिफरेंट रख रहा है तो उसके पास अपील का हक मौजूद है. इट इंक्रीजेस परसेप्शन ऑफ द सिस्टम एज फेयर. लोगों को जस्टिस मिलता है, फेयर इवैल्यूएशन होती है. द एम्प्लॉइज हैव द एबिलिटी टू क्वेश्चन टू टाइप्स ऑफ इश्यूज. द फर्स्ट वन इज जजमेंटल. Validity of performance evaluation, rating on one or more principal functions, explanatory remarks वो दे सकता है, दिए जा सकते हैं. और administrative concerns में whether the policies and procedures are followed properly or not. For example, violation of regular review practice, failure to receive performance bonus when eligible, the amount of the increase of bonus, ये तमाम चीजें डिस्कस की जा सकती हैं. उसके बाद ट्रेनिंग द रेटर. उसमें वो कहता है कि कंटेंट एरियाज दैट कैन बी इंक्लूडेड इन रेटर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स. उसमें शामिल हैं रीजंस फॉर इंप्लीमेंटिंग द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम. इस बात की ओरिएंटेशन दी जाए. इंफॉर्मेशन ऑन अप्रेजल फॉर्म एंड सिस्टम मैकेनिज्म कि वो तमाम वेरिएबल जो उसमें ऐड किए गए हैं उन सबको डिस्कस किया जाए. हाउ टू आइडेंटिफाई एंड रैंक जॉब एक्टिविटीज, हाउ टू मिनिमाइज रेटर एरर्स, and how to conduct an appraisal interview, how to train, counsel and coach. ये तमाम वो चीजें हैं जिसके बारे में ट्रेनिंग दी जानी जरूरी होगी. फिर हम पायलट टेस्टिंग कर सकते हैं. It is a good idea to test a version of the entire system before formal implementation of performance management system, as it allows for the identification and early correction of any flaws before the system is implemented throughout the organization. आप उसको रन करके चेक कर सकते हो कि वो इफेक्टिवली लोगों की परसेप्शन में आ रहा है कि नहीं. Evaluations are not recorded on the employees files because वो पायलट टेस्टिंग हो रही है, and it is another way to achieve the early acceptance. और लोग मेंटली प्रिपेयर हो सकते हैं उस टेस्ट रन से. सिलेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ फॉर पायलट टेस्ट में वो कहता है कि विलिंगनेस ऑफ द मैनेजर्स होनी चाहिए. द मैनेजर टीम शुड बी फ्लेक्सिबल एंड विलिंग टू ट्राई न्यू थिंग्स होना चाहिए. और टीम ग्रुप शुड बी सफिशिएंटली लार्ज एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन. इन चीजों का ख्याल हमें रखना चाहिए. ऑनगोइंग मॉनिटरिंग एंड रिव्यू में देखिएगा, वो कहता है कि रेगुलरली रिव्यू द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इवैल्यूएटेड, distribution of the performance ratings, quality of information provided in the open-ended sections, quality of performance discussion meetings, system satisfaction, overall cost benefit ratio. ये तमाम वो चीजें हैं जो कि आपको with the passage of time अपडेट भी करनी है, अपग्रेड भी करनी है और कैलकुलेट भी करनी है ताकि आपका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम अच्छे तरीके से वो चल सके. सो ये सारा जो सिस्टम हम डेवलप कर रहे हैं, आर द रियली इफेक्टिव? उसके बारे में वो कहते हैं कि ट्रेडिशनल अप्रेजल्स में बी काउंटर प्रोडक्टिव. वन स्टडी शोड 32% रेटेड appraisals ineffective and 4% rated them effective. Performance management system में offer better results. So appraisal एक होने की बजाय, साल के अंदर evaluation होने की बजाय throughout the year हमारी calculations जो हैं वो होनी चाहिए, evaluations होनी चाहिए ताकि आप feedback भी use कर सको
फीड फॉरवर्ड भी यूज कर सको और कंकरेंट कंट्रोल को भी यूज वो कर सको। अब जब आपने अप्रेजल्स को कंडक्ट करना है तो उसके हवाले से वो बात शुरू करता है कि आपको एक अप्रेजल इंटरव्यू डिजाइन करना है। An interview in which the supervisor and subordinate review the appraisal and make plans to remedy deficiencies and reinforce strengths. Adequate preparation and effective implementation are therefore essential. हमारे पास अप्रेजल के ऑब्जेक्टिव्स जो मेन हैं उसमें हमारे पास अप्रेजल टाइप को हम एसोसिएट कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के साथ। अप्रेजल टाइप अगर आपकी परफॉर्मेंस इज सेटिस्फैक्ट्री और एम्प्लॉय प्रमोटेबल हो तो ऑब्जेक्टिव सेटिंग आपकी की जाती है रिलेटेड टू मेक डेवलपमेंट प्लान्स। अगर सेटिस्फैक्ट्री नॉट प्रमोटेबल हो तो हम ऑब्जेक्टिव सेटिंग करते हैं रिलेटेड टू मेंटेन परफॉर्मेंस। और अगर अप्रेजल टाइप आपका अनसेटिस्फैक्ट्री और करेक्टेबल हो तो हम टेक करेक्टिव एक्शन वो करेंगे। अप्रेजल इंटरव्यू के दौरान इन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि बी डायरेक्ट एंड स्पेसिफिक, टॉक इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव डेटा, डोंट गेट पर्सनल। फॉर एग्जांपल, यू आर टू स्लो इन प्रोड्यूसिंग दोज रिपोर्ट्स, encourage the person to talk, stop and listen to what the person is saying. Don't tiptoe around, make sure the person leaves knowing exactly what they are doing right and wrong. एक्शन प्लान एक पूरा उसको प्रोवाइड किया जाना चाहिए ताकि उसको अंदाजा हो सके कि व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स ही और शी हैज टू अंडरटेक। याद रखें कि आपका जो सबऑर्डिनेट है वो डिफेंसिव होगा और उसका डिफेंसिव होना नॉर्मल है। तो अंडरस्टैंडिंग एंड डीलिंग विद डिफेंसिवनेस इज एन इंपॉर्टेंट अप्रेजल स्किल। डिफेंसिव बिहेवियर इज नॉर्मल, नेवर अटैक अ पर्सन्स डिफेंसेस, समटाइम्स इट इज बेस्ट टू डू नथिंग एट ऑल। आपको वेट करना चाहिए, बाजू का चीजें खुद ब खुद सेटल हो जाती हैं। रिकॉग्नाइज योर ओन लिमिटेशंस, डोंट एक्सपेक्ट टू बी एबल टू सॉल्व एवरी प्रॉब्लम दैट अराइज। आप हर मसले का हल शायद नहीं ढूंढ सकोगे, सो वेट एंड सी अप्रोच भी यूज की जा सकती है, लेकिन रैशनली तमाम चीजों को एवेल्युएट जरूर करना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म यूज करें, एग्जांपल्स प्रोवाइड करें और ईयरली क्रिटिसिज्म करने की बजाय या क्रिटिकल ब्रॉड साइड्स शो करने की बजाय साथ साथ लोगों को बताया जाना चाहिए कि वो कहां पर मिस्टेक कर रहे हैं और आपका जो क्रिटिसिज्म हो वो ऑब्जेक्टिव हो और सरप्राइजेस उसमें नहीं हो। अब आप परफॉर्मेंस को इंश्योर कैसे करोगे, उसके लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि आपके पास इंप्रूवमेंट गोल्स हो, आप अगले के लिए कंफर्ट क्रिएट करो। आप इस बात को ज़हन में रखो कि एम्प्लॉय कई तरफ से इन्फ्लुएंस हो रहा होता है और कंस्ट्रक्टिव इंफॉर्मेशन हमेशा प्रोवाइड वो करनी चाहिए। अब अप्रेजल इंटरव्यू को जब आपने तैयार करना है तो उसके स्टेप्स देख लें। वी स्टार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन, देन डिस्कस द एजेंडा, उसके बाद ओपन डिस्कशन शुरू होती है, फिर एक्शन प्लान सेट किए जाते हैं, फिर समरी डिस्कस की जाती है और उसके बाद फॉलो अप वो आपका होगा। जब आपने अप्रेजल इंटरव्यू कंडक्ट करना है तो असेंबल नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन, नोट्स एंड फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन, उसमें जॉब डिस्क्रिप्शन, आपके परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, प्रीवियस अप्रेजल्स, लेटर ऑफ कमेंडेशन और क्रिटिसिज्म, सैंपल्स ऑफ वर्क, रिकॉर्ड्स ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन, ये सब चीजें आपके पास मौजूद होनी चाहिए। फिर आप स्केड्यूल करोगे अपनी मीटिंग को, आप फेस टू फेस मीटिंग वो कंडक्ट करें जिसमें इंटरप्शंस ना हो। Allot ample time to allow for meaningful discussion and encourage employee self-assessment as well. कुछ हमारे पास self-assessment questions हैं. For example, how successfully did you meet your objectives for the review period? What are your main achievements? In what areas could you develop your performance and how could this be achieved? तो इन तमाम सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस को भी हमें ज़हन में रखना चाहिए। आज जब आपका इंटरव्यू सेशन शुरू होता है, अप्रेजल इंटरव्यू, तो उसमें स्टार्ट में यू हैव टू वेलकम द एम्प्लॉय, बड़ा वार्म वेलकम होना चाहिए, आइस ब्रेकर का काम करें। सो ऑफर टू गेट एम्प्लॉय समथिंग टू ड्रिंक, एक कंफर्ट जोन क्रिएट करें, एम्प्लॉय की फीलिंग्स को समझने की कोशिश करें।
For example, you can start from that Suleiman, usually employees feel a little nervous about these meetings. How are your feelings right now? So उसको एक बोलने का मौका आप दे रहे हो, अपनी feelings उसके साथ share करो. They always worry that these meetings are going to be difficult. I'll try to remind myself that you have done all our homework, so there won't be any surprises. So employee को confidence दें. उसके बाद remind employee of the purpose of the meeting, review the agenda, invite the employee to start talking, apply 90-10 rule, which means that employee talks for 90% of the time and you talk only 10%. Be a good listener and you have to take notes from time to time ताकि important points आप reminder के तौर पर अपने पास लिख सको. Be direct and specific in communication. Use open questions to encourage discussion and stress positive aspects of employee performance. तो ये तमाम हमारे पास एस्पेक्ट्स हैं जिसके जरिए आपका अप्रेजल जो है वो कामयाब तरीके से कंडक्ट हो सकता है. उसके बाद रीड नॉन वर्बल सिग्नल्स. नॉन वर्बल सिग्नल्स इन टर्म्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज एंड फेशियल एक्सप्रेशन आपको नोट करने चाहिए. आई कांटेक्ट रखें, आई मूवमेंट को देखें, टोन ऑफ वॉइस को समझें, फेशियल एक्सप्रेशंस को अंडरस्टैंड करें. तो ये तमाम चीजें आपको इंडिकेशन दे रही होंगी कि कहां पर एक एम्प्लॉई वो ज्यादा डिफेंसिव हो रहा है, कहां पर वो कोई चीज छुपा रहा है, कहां पर वो कोई चीज बताना चाह रहा है, कहां पर कंफ्यूज हो रहा है. तो ये सब हमारे पास क्यूज होंगे जिनको जानना जरूरी है. फोकस ऑन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस एंड नॉट डिसिप्लिनिंग एम्प्लॉइज. आपका वहां पर काम उसको ठीक करना नहीं है एकदम से, आपने परफॉर्मेंस के ऊपर मेन बात करनी है. Emphasize your willingness to help the employee in improving his or her performance. Avoid getting personal. आप जॉब के हवाले से सिर्फ बात करें, पर्सनैलिटी ट्रेट्स वहां पर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है. आपको जजमेंटल होने की भी जरूरत नहीं है. आप एटीट्यूड और पर्सनैलिटी प्रॉब्लम्स को इमीडिएट हल नहीं कर सकते हो. देयरफॉर फोकस सिर्फ परफॉर्मेंस के हवाले से बात पे रखो. Stay calm and relax at all times and do not argue with the employee. क्योंकि अगेन आर्ग्यूमेंट सेशन नहीं आपका हो रहा है, वो अप्रेजल सेशन है जिसमें कि एम्प्लॉय का डिफेंसिव होना एक नेचुरल फिनोमेना होगा. कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म प्रोवाइड करें और हार्ड वर्ड्स लाइक ऑलवेज यूज ना करें कि यू आर ऑलवेज रॉन्ग. ऑलवेज इज अ हार्ड वर्ड. सो फ्लेक्सिबिलिटी दें, रूम दें अगले बंदे को एडजस्ट करने के लिए. डू नॉट एट्रीब्यूट मोटिव्स, जस्टिफिकेशंस टू एम्प्लॉयज एक्शंस. डिस्कस क्रिटिकल जॉब फंक्शंस. Recognize work accomplishments, identify areas of improvement and address performance gaps. तो ये तमाम वो तरीकेकार है जिससे कि हम अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकते हैं. इसके बाद आपको कुछ एडवाइजेस कर रहा है कि सेट अप अ परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान दैट स्पेल्स आउट स्पेसिफिक एक्शंस टू बी टेकन. आइडेंटिफाई ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज. डिस्कस कैरियर डेवलपमेंट प्लान्स. कवर ऑल क्वेश्चंस. तो ये तमाम वो एस्पेक्ट्स हैं जिनको मद्देनजर रखना अप्रेजल इंटरव्यू के दौरान वो आपके लिए जरूरी होगा. और अपने सेशन को हमेशा एक पॉजिटिव नोट पर, एक एनकरेजिंग नोट के ऊपर अपने सेशन को एंड करें ताकि एक एम्प्लॉय कंफर्ट जोन के अंदर रहे और आइंदा के लिए वो बेहतरी का इरादा भी बना सके. अब जो प्रॉब्लम आपको नजर आई उसकी परफॉर्मेंस में, उनके बारे में आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करोगे. सो लैक ऑफ नेसेसरी स्किल्स और इंफॉर्मेशन दैट इज preventing the employee from performing the standard. तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम गैप्स को आइडेंटिफाई करेंगे नॉलेज स्किल एंड एबिलिटीज में और फिर उनके मुताबिक फिर हम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे. और यू हैव टू सेट द ऑब्जेक्टिव्स फॉर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट. फिर आपको उन मोटिवेशनल एस्पेक्ट्स को भी देखना है, एम्प्लॉय के बोर्डम स्ट्रेस लेवल्स को भी देखना है और उन तमाम को दूर करने के लिए मोटिवेशनल जो आपके टेक्निक्स हैं, इसमें इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक दोनों तरह की मोटिवेशन इन्वॉल्व होगी, इसको आपने बेहतर से बेहतर बनाना है. इसके बाद एक और एस्पेक्ट आ जाता है विच इज प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रैक्शन. An inability to concentrate and be effective at work may be due to personal problem that is claiming an individual's attention. तो उसके लिए आपको empathetic, sympathetic होना चाहिए. आपको एम्प्लॉय को सुनना चाहिए. You should be a good listener कि एम्प्लॉय आपके साथ शेयर कर सके अपने प्रॉब्लम्स को, अपने इश्यूज को.
Another problem जो कि परफॉर्मेंस से रिलेटेड आ जाती है, that is problem of alienation, a rejection of and feeling of non-involvement in the job and organization where there is history of long-term frustration. So आप reasons को ढूंढें कि क्या वजूहात हो सकती हैं. कल्चरल कॉन्टेक्स्ट भी हो सकता है जिसकी वजह से लोग अपने आप को एलियन फील करते हैं एक सेटअप के अंदर. बहुत अरसा वहां पर गुजारने के बावजूद भी वो अपने आप को एडजस्टेड फील नहीं करते हैं. तो ये तमाम चीजें आपको समझनी चाहिए, नोट करनी चाहिए. So at the end of the discussion, let's look at the summary of the chapter. कि people want and need feedback, and appraisal gives them that feedback. Clarify the performance you expect in advance. Evaluate performance frequently. Be familiar with the performance. Make sure there is agreement concerning job duties. Finally, solicit person's help. इसी तरह हमने अप्रेजल इंटरव्यूज की बात की. उनको आपको मद्देनजर रखना है कि उसमें क्या क्या स्टेप्स वो फॉलो अप करने चाहिए. कंस्ट्रक्टिव रोल आपका होना चाहिए. और अप्रेजल्स हेल्प इन मैनेजिंग परफॉर्मेंस बाय प्रोवाइडिंग कंक्रीट एंड नॉन थ्रेटनिंग बेसिस फॉर एनालिसिस ऑफ एम्प्लॉइज वर्क रिलेटेड परफॉर्मेंस. सो ये तुम्हारे आज के तमाम कंसर्न्स थे जिसके ऊपर हमने परफॉर्मेंस अप्रेजल को वो देखा कि क्या क्या चैलेंजेस हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के दौरान. और आपको परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम अपना एक लॉन्च करना चाहिए जो कि 24/7 365 आपके लिए ऑपरेट करे, ना कि साल के एंड पर आप सिर्फ बिग सरप्राइजेस या बिग शॉक्स वो अपने एम्प्लॉइज को प्रोवाइड करो. सो यहां पर आज का हमारा सेशन वो खत्म होता है. आप चैप्टर डिटेल को गौर से देखिएगा. नोट्स आपको प्रोवाइडेड हैं, उनको गो थ्रू कीजिएगा. इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट सेशन में.